हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस मेकर। जीएस मेकर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन 2025 का घटना चक्र का जो बुक है, उससे आज हम लोग आज के जो हमारा क्लास है वो सेकेंड क्लास रहने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जो भी उसके नोट्स होंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, तो आज की इस वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के जो टॉपिक है उसके नोट्स देखते हैं। तो ये नोट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। कौन था अंतिम गवर्नर? मुर्शिद कुली खां था। और इसलिए अपनी राजधानी थी ढाका से मकसूदाबाद बनाया था। कहाँ बनाया था? ढाका से मकसूदाबाद। और नगर का नाम जो है मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने जो है इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था जो है आरम्भ की। किसने? ये कौन नाम मुर्शिदाबाद रख दिया था? कौशल मुर्शिद कुली खां जो है भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था की आरम्भ की। और अलिवर्दी खां जो कि 1740 से लेकर 1735 ईस्वी तक ने यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खियों से की थी, तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगे। और इसकी मृत्यु के पश्चात जो है इसका दैहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी जो है बना। और ये ब्लैक होल की कथित घटना जो है 20 जून 1756 ईस्वी सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो ये 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? तो सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में जो है 144 अंग्रेज बंदी कर दिए गए। और अगले दिन इनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। कितने बच पाए? 23। यानी कि जो देखिए यहाँ पे ब्लैक होल की त्रासदी के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था के अनुसार, इसके अनुसार जो था 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेजी बंदी बंद कर दिए गए। और अगले दिन इनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। और ये घटना जो है ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतसख्खरीन में इसका जो है कोई उल्लेख नहीं किया है। और भारतवर्ष में जो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने जो है प्लासी के युद्ध जो है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि प्लासी का युद्ध किसके समय में लड़ा गया था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के दौरान में। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था किस? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। कब हुआ था ये? तो 23 जून 1757 को। और पलासी जो है वर्तमान में नाम इसका पलासी है, क्या युद्ध मैदान में है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और यहाँ पे कलाई भारत और बंगाल के गवर्नर के पद पर जो है वो 1758 से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ जो इलाहाबाद की संधि की। किसके साथ संधि की? तो शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। सैनिकों के एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। जो श्वेत विद्रोह जो था वो शुजाउद्दौला के समय में हुआ था। और क्लाइव द्वारा जो है बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव के द्वारा जो है वो बंगाल में सफलतापूर्वक ही एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में
जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक हेवन बोर्न जनरल था, जो कि वह स्वर्ग से वो अलवर्दी खां जो है के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी का सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। किस लिए ले गया? अलवर्दी खां राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और संभवतः वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का संगठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय तो किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकें मैचहॉक गन बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए जो है प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए और कुछ नए कर भी उसने लगाए। चलिए आगे देखते हैं कि 22 से 23 अक्टूबर 1764 को जो अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त किया। तो आप देखिए 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है अंग्रेजों ने जो है मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो है सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था, 22-23 अक्टूबर को। चलिए आगे देखते हैं कि इस युद्ध में अंग्रेजों के कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थे। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के समय वेंसी टॉट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेशों अंग्रेजों का अधिकार आ गया तथा दिल्ली विजय मार्ग खुल गया। और बक्सर का युद्ध जो है भारतीय इतिहास के निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय था। कब था? बक्सर के युद्ध के समय जो था, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर तथा दिल्ली में शासक बैठा था शाह आलम द्वितीय। और इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है वो 16 अगस्त 1765 ईस्वी के तहत अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा जिले में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने की वादा किया। और इस समय जो था रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। और इसी समय जो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी बंगाल में। कंपनी के दीवानी कार्य करने के लिए उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय को जो है वो नियुक्ति की गई। यहाँ पे ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि बंगाल कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान जो है बंगाल के लिए जो उप दीवान की नियुक्ति की। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के राजा सिताब राय को नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन जो आपदाओं से ग्रस्त रहा था और उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय जो है 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कहाँ पर? दिल्ली पे जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और शाह आलम द्वितीय जो है तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय जो कि 1806 से 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। और 1765 ईस्वी में जो है अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा
वर्मा युद्ध के बाद डेविड स्कॉट द्वारा सिलहट को जैंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। और के एम पनिकर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। चलिए इसका प्रश्न कोश देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो वह है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां तो वो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जो है मुर्शिद कुली खां को जो है बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार उस समय बोला जाता था, उसकी नियुक्ति किया गया। और मुर्शिद कुली खां की मृत्यु जो है वो 1727 ईस्वी में हो गई। और 1727 ईस्वी में उसका दामाद जो है शुजाउद्दौला बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो कि रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। ठीक है, मुर्शिद कुली खां था। हमने पिछले क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। जो कि ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने जब भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की प्रारंभ की। तो ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो है प्लासी का युद्ध का माना जाता है, जो कि 1757 में ये हुआ था। और ये चलिए इसके बारे में कुछ इसके एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो है प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध जो है 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। और नवाब की सेना जो 3 राजद्रोही जो कि मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ की सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब की सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र चले जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो वो मानी जाती है प्लासी के युद्ध के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, वो वर्ष बताया था। उन्होंने पिछले बताया कि 1757 में यह युद्ध लड़ा गया था, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में। आपको उस युद्ध बताना है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो है वो परास्त हुआ था या पराजित हुआ था, तो वो प्लासी के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के रूप में माना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी की युद्ध जो है 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। तो हमने अभी आपको ये जो इसके नोट्स थे उसमें हमने ये डिस्कस किया है। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर तो यहीं पे होगा, ये जो है ये रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला जाता था।
और चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। किसके द्वारा? तो विलियम पिट ने यह कहा था, विलियम पिट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी तो आप सभी को पता है कि ये जो है पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम जो है प्लासी है। ये जो पश्चिम बंगाल राज्य में नदिया जिले में भागीरथी नद के किनारे जो है स्थित है। नदिया जिले में भागीरथी नद के किनारे, नदी के किनारे जो है ये प्लासी जो जगह है आज के समय में वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित जब वो हुआ तो ये जो मीर कासिम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखते हैं कि मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व के स्थापित किया था कौन था? तो ये था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये जो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में जो है वो परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो ने की थी। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित में बक्सर का युद्ध जो वो लड़ा गया और जिसमें ये सभी लोग परास्त हुए। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी को निर्णायक मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था और इलाहाबाद तक के प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय मार्ग खुल गया। बक्सर की युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने जो है बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को जो है भारत में अंग्रेजों प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति के परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी की युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर की युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सर्वाधिक निर्णायक था वो बक्सर का युद्ध जो है उसको सर्वाधिक निर्णायक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सा युद्ध भारत और अंग्रेजों के आधिपत्य स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ये जो है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय तो हमने पहले ही पढ़ा कि शाह आलम जो थे द्वितीय जो था वो बक्सर के युद्ध के समय जो था शाह आलम द्वितीय जो था वो दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद की संधि, जो कि 1764 में ही ये इलाहाबाद की संधि भी आपको देखने को मिलेगी। सॉरी 1765 हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और उसके तत्पश्चात ही इलाहाबाद की संधि पर वो मुहर लगी गई। चलिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। और अंग्रेजों के तरफ से कौन खड़ा था? तो हेक्टर मुनरो। और युद्ध में अंग्रेज जो है विजयी रहे। अंग्रेज ब्रिटिश सेना का हेक्टर जो है
नेतृत्व जो हेक्टर मनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर जो है इलाहाबाद की 2 संधियां 1765 ईस्वी में हुई और इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है वो क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वो था, आपको बताना है कौन था जिसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो वो था शाह आलम द्वितीय। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे देता था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है 16 अगस्त 1765 ईस्वी के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय जो था और रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन जो आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे जो 1788 ईस्वी में जो है अंधा कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय जो 1837 से 57 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो बंगाल की दीवानी जो है वो मुगल सम्राट द्वारा उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो प्रदान की गई थी, तो था लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो कब की थी, तो इसका जो राइट है 12 अगस्त 1765 को। तो हमने पीछे देखा है कि 12 अगस्त को तो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो जो मोहम्मद रजा खां को बनाया था मुर्शिदाबाद का उप दीवान। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल के नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय जो कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी, और कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां उप नाजिम, जिसको नाइब नाजिम के रूप से भी कार्य करते थे। राजा सिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों
के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद से अपना कार्य करते थे। इस प्रकार जो समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो IAS प्री 2002 में पूछा गया है। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए? ये जो थे वो थे खासी। ये जो जनजाति थे इसके संपर्क में आए। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं जो है सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु और सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पड़ुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे थे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो राजा टिकैत राय नवाब अस्फादौला के अर्थ मंत्री थे, या फिर अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातीय के लोग को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों जो है वो क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो सही होगा। और चलिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राजा टिकैत राय नवाब अस्फादौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरणतः अस्फादौला के दीवान राज टिकैत राय व राजा झालाउलाल एवं नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। यानी कि कथन जो 2 है वो भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों के निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर में, इसका जो राइट आंसर होगा वैसे ये हो जाएगा बी, यानी कि अंबर का युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। चलिए देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रसंगत युद्धों का सही कालानुक्रम कुछ इस प्रकार है। तो अंबर का युद्ध जो है वो अगस्त 1749 में जो है वो अंबर का युद्ध जो है वो 1749 में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि प्लासी का युद्ध था जो वो जून 1757 में लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध जो है वो जनवरी 1760 में लड़ा गया और बक्सर का युद्ध जो है वो अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो वांडीवास के युद्ध में जो पराजित हुआ था उसका नाम है काउंट लाली। काउंट लाली जो है वो 1760 ईस्वी में वांडीवास युद्ध में जो है पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वांडीवास की युद्ध 1760 में हुआ कहाँ, किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये जो है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, ये ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये जो आपने पहले ही पढ़ा था, ये फ्रांसीसी, जिसको आप फ्रेंच भी बोल सकते हैं। तो ये फ्रेंच के बीच में ये लड़ा गया था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित जो कौन सा युग में जो सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध जो है वो मीर जाफर और विरुद्ध क्लाइव में लड़ा गया था, नहीं। वांडीवास का युद्ध जो फ्रांसीसी के और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था, ये जो कथन जो हम लोग का सही है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन
कि बक्सर का युद्ध जो है वो 22 से 23 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य में जो हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और यही पराजय भारत में अनेक पतन की शुरुआत हुई थी। चिलियावाला का युद्ध चिलियावाला का जो युद्ध है वो 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। गुर्दा का युद्ध जो है वो 1795 ईस्वी में लड़ा गया और ये हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठों में लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि बी ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो सबसे ज्यादा विरोध जो है वो मराठों ने किया था। किसका? अंग्रेजों का। कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी और उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का मुंह की खानी पड़ी। सालबाई के संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशावा को बांध लिया और 1818 ईस्वी में जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने जो मराठों की रही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता का जो है वो स्थापना की। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की और भी कंटेंट जो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।